इस चैनल पर सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी वीरों का जो अनुपम योगदान रहा, अमूल्य, उस सारे योगदान का एक प्रमुख केंद्र रहा बंगाल, जिसमें अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस सरीखे अनेक कई लोगों ने अपने क्रांतिकारियों के छोटे छोटे दल भी बनाए हुए थे। उनको नेतृत्व भी समय समय पर प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुष जिनका मैंने अभी नाम लिया, और भी अनेक देश के अंदर और देश के बाहर जाके काम करने वाले, ये सब लोग, उन्होंने, सारी समितियों ने और बंगाल के क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार का अद्वितीय कार्य करके दिखाए थे, उसके कारण से बंगाल में ही क्रांतिकारियों के उस माहौल के बीच में से ही एक जितेंद्र नाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी भी उसी में से निकल के आया। जितेंद्र नाथ मुखर्जी, वो अपना अध्यापन कार्य पूरा, अपना पढ़ाई लिखाई का काम पूरा करके, स्टडीज़ पूरी करके, शिक्षा कंप्लीट करके वो अध्यापन कार्य में जुटना चाहता था, लेकिन उसको एक अंग्रेज ऑफिसर के साथ स्टेनो का काम, शीघ्र लिपि के नाते उसको जॉब मिल गई। कुशाग्र बुद्धि का था, तेज था, समझदार था, काम अपना ईमानदारी से करता था। मिस्टर बिल्डर जो है अंग्रेज शासक, अंग्रेज ऑफिसर, वो उससे बहुत प्रभावित हुए। एक दिन रेल में यात्रा कर रहे थे, बिल्डर के साथ ये भी थे जितेंद्र नाथ, और जिस बोगी में थे वो बोगी दो पार्ट में बंटी हुई थी। एक सिरे से दूसरे सिरे पर दिखता था, लेकिन सरिये से वो बंद था, सरिये की छड़ियों से बंद था। वो क्या देखते हैं कुछ देर के बाद कि दूसरे हिस्से में एक पिता अपनी पुत्री के साथ यात्रा कर रहा है, परंतु कुछ अंग्रेज गुंडे बदमाश उस लड़की को छेड़ रहे हैं। पिता प्रार्थना कर रहा है, परंतु वो अपना मस्ती में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये नजर पड़ी जितेंद्र नाथ मुखर्जी की कि उधर क्या हो रहा है, लेकिन वहां कैसे पहुंचा जाए। इतना गुस्सा, क्रोध, जोश दिमाग के अंदर आ गया कि वो जो लोहे की छड़ियां थीं, उन दो को जोर से निकालने के बाद छोटे से तंग रास्ते से क्रॉस करके उस डिब्बे में पहुंच गया। और जाते ही उसने पूछा नहीं, भाई क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं की, एक एक की धुनाई शुरू कर दी। शक्तिशाली था, व्यायाम करता था, योगा करता था, और अखाड़े में भी जाता था, और कुशाग्र बुद्धि का भी था, पढ़ने में भी तेज था। आज इसका ये रूप और तरह का दिख रहा था। एक एक को पीट पीट कर नीचे गिराता गया उसी बोगी में, बोगी के उसी हिस्से में। और जब तक वो सारे के सारे जख्मी होके, असहाय होके, हाथ खड़े नहीं हो गए, तब तक ये वहां से नहीं हटा। वापिस आया तो इस अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि भाई ये तुमने क्या किया है। मैं तो चलो नहीं विटनेस बनूंगा और नहीं मैं तुम्हारा केस करूंगा, तुम अच्छे हो, और काम भी वो गलत कर रहे थे, और तुमने जो किया वो अंग्रेज ऑफिसर शायद अच्छा था, शायद क्या अच्छा ही रहा होगा। इस कारण से जितेंद्र नाथ मुखर्जी के इस कारनामे पर अदरवाइज वो रिएक्ट करता, उसको पुलिस के हवाले करता, कुछ भी कर सकता था।
ऐसे उस ऑफिसर का काम भी बढ़िया ढंग से चल रहा था, और ये क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी जो है वो रेल के डिब्बे में, बोगी में, दूसरे हिस्से में जो कुछ हुआ, ऐसी और भी कुछ घटनाएं जिनका हम जिक्र करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो तेजस्वी युवक था, और यशस्वी युवक जो था, ये जोश वाला, इसका अभी तक किसी क्रांतिकारी से उस प्रकार का संबंध नहीं था। बस स्वतः ही, हाँ, वो प्रदेश भाई क्रांतिकारियों का एक केंद्र बनता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा प्रभाव तो आखिर इन्वायरमेंट का रहता ही है ना। और इसने वो जॉब करते हुए ये अपना संघर्ष जारी रखा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगा अगर ऐसी कोई ज्यादती होगी तो, और मैं तो ऐसे अंग्रेजी सत्ता को मिटाकर ही दम लूंगा, और जो भी ज्यादती करेगा मैं उसको ठीक ठाक सजा दूंगा, दंड दूंगा। दंड देने का संकल्प लेकर के ये नौकरी करता हुआ ये नौजवान आगे बढ़ रहा है, और जब उसको लगा कि काम अब बड़ा है तो जॉब से रिजाइन कर दिया। अंग्रेजी शासन के खुफिया विभाग का एक सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर शमसुल आलम, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, उन्हें अपमानित करने और उनको यातनाएं देने में बहुत बदनाम हो चुका था, बदमाश था, और बहुत ही निर्दयता के साथ वो क्रांतिकारियों से पेश आता था। आम आदमी को भी वो तंग करता था, एक टेरर क्रिएट करके रखता था। मुखर्जी, जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने फैसला कर लिया कि इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। जैसे अनुशीलन समिति बनी हुई थी, ऐसे ही किसने अपनी समिति बना ली। उस समिति के अंदर और क्रांतिकारियों को भर्ती करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा ग्रुप बन गया। उस ग्रुप के अंदर जब ये बात आई, जितेंद्र नाथ ने कहा भाई इसको तो, जो शमसुल जो है ये, इसको तो दंड मिलना चाहिए, ये जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है खुफिया विभाग का, इसने बहुत अत्याचार मचा रखा है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। तय हो गया। जब ये तय हो गया तो अब अंग्रेजी शासन और शासक वो उस समय पूरी तरह से प्रभावित थे, पूरी तरह से प्रभावशाली थे, और इस सारी घटना के लिए कुछ लोगों ने, बाकी लोगों ने, साथियों ने ये काम करना स्वीकार कर लिया, ये भी साथ थे। परंतु नदियों में जैसे बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही बंगाल में क्रांतिकारियों की भी एक तरह की बाढ़ आ चुकी थी। इसलिए क्योंकि वहां पर अरविंदो घोष, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक, उस सारे का क्या हुआ कि इन्होंने उस आलम को तो दंड दे ही दिया, मृत्यु दंड, उसको तो खत्म कर ही दिया, परंतु बात अब यही नहीं रुकनी थी, और लोग भर्ती हो गए इसके अंदर। उस केस के अंदर इसको पकड़ा गया, जितेंद्र नाथ को, लेकिन चूंकि इसने नहीं मारा था, हमारे दूसरे साथियों ने मारा था, प्रूफ कोई अंग्रेज सरकार के पास था नहीं, और पहले तो ये छुट्टी लेके रखी थी इसने जॉब से, इसको और तो कोई दंड नहीं दे सकती थी सरकार, लेकिन शक के उसमें इसको नौकरी से मुक्त कर दिया गया। अच्छा हो गया, इसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अब तो मैं पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। और इस प्रकार से पूरी तरह से समर्पित होकर के जितेंद्र नाथ मुखर्जी इस काम में लग गए। कलकत्ता में हथियारों का व्यापार करने वाली एक रोडा कंपनी थी,
विदेशों से शस्त्र मंगवाया करती थी। एक जहाज हथियारों से भरा हुआ, उसमें 150 पेटी एमुनिशन जो था वो आ रहा था। जब वो शिप पर आ गया और 7 बैलगाड़ियों पर उसको लाया जा रहा था स्टोर में, शिप से उतार के, और उसी समय इनके साथी क्रांतिकारियों ने और जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने वो शस्त्र लूट लिए। फरवरी 1914 में एक दिन जितेंद्र नाथ तथा उसके अनेक साथी एक मकान में बैठे हुए थे और वहाँ ये शस्त्र की सफाई वगैरह चल रही थी, क्या क्या आया है, कैसा कैसा है, किसको कैसे चलाना है, ये चल रहा था। तो एक नीरज हालदार, बंगाली ही था, लेकिन अंग्रेज सरकार का खुफिया विभाग का था। वो एंटर किया और एंटर करते ही उसने वो सारा दृश्य देख लिया। अब उसका बचे रहना ठीक नहीं था। सारे के सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते, कुछ आज पकड़े जाते, कुछ बाद में पकड़े जाते, सबको देख लिया था। इसलिए आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में जितेंद्र नाथ ने कहा और जितेंद्र नाथ ने स्वयं उस पर गोली दागी और उसको धाराशायी कर दिया। इस प्रकार अब प्रश्न ये है कि जितेंद्र नाथ मुखर्जी किसी के नेतृत्व में नहीं, अपनी एक समिति बना करके क्रांतिकारियों को जुटा करके, जोड़ करके आगे बढ़ रहा था। उनके साथियों ने उसको बोला कि अब ये इतना सारा कुछ हो गया है जितेंद्र नाथ, अब आपको तो नहीं बख्शा जाएगा। और जिसको नीरज हालदार को जो मारा था, गोली मारी थी, वहां से फिर वो भाग खड़े हुए थे। इन्होंने सोचा कि वो मर गया है, लेकिन कहीं उसमें होश था। मरने से पहले वो ये बता के गया कि जितेंद्र नाथ मुखर्जी, और एक चित्रप्रिय का नाम लिया उन्होंने, 2 के नाम लिए, और इसलिए पता चल गया कि भाई वहां से तो भाग खड़े हुए थे, लेकिन अब ये पकड़े जाएंगे और अब इनको फांसी होगी ही होगी। साथियों ने जितेंद्र नाथ मुखर्जी को कहा कि आप विदेश चले जाओ, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब आप इनकी पकड़ से बच नहीं पाएंगे, इनकी गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आप चले जाएंगे तो काम और बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर हो सकेगा। लेकिन ये बात उसने स्वीकार नहीं की और अपने ढंग से, अपने तरीके से ये क्रांतिकारी जो है जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जो बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसका रेफरेंस आगे आएगा कि इसको बाघा जतीन दास यतीनाथ कैसे बोलते थे, क्यों बोलते थे। इस कहानी की, इस क्रांतिकारी की बाकी चर्चा तो हम कल करेंगे। आज हम इतना थोड़ा सा विचार करें कि लंबी क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद मिली आज़ादी को हमें यह बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों के कारण मिली है और एक पार्टी के कारण मिली है। 1935 तक तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी और एक कॉमन प्लेटफॉर्म होने के कारण जिसको भी देश के लिए काम करना होता था वो वहां जुड़ जाता था। मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूं, बाकी तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी को कल हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये कहना है, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अभी तो 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का कार्यकाल लिया है।
इसके 100 साल पीछे 1760 का भी मैं लेने वाला हूँ, 1760 से 1857 का भी मैं लेने वाला हूँ। इन्हीं सालों में, पौने 200 पौने 300 साल के अंदर, एक भी कांग्रेसी लीडर, विचार करिए, ढूंढिए, गूगल पे जाइए, जहाँ कहीं भी आपको कुछ मिलता है तो ढूंढ के मुझे भी दीजिए। इन पौने 300 सालों में 1800 1760 से 1857 की उस महान क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम का जो बहुत बड़ा बिगुल बजा, वहां तक, और अभी मैं 1857 से 1947 का ले रहा हूं। इस पूरे पौने 300 साल में, इस पूरे कार्यकाल में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेजों की लाठी से मरा हो, एक नाम ढूंढ के ले आना। एक लाला लाजपत राय का नाम है, लेकिन वो कांग्रेस में उस समय नहीं थे। सुभाष भी कांग्रेस में नहीं थे, लाल बाल पाल कांग्रेस में नहीं थे। कोई भी हिम्मत वाला, साहस वाला, शक्तिशाली और अंग्रेजों के प्रति ये भाव रखने वाला कि हम भिक्षा मांग करके आज़ादी नहीं लेंगे, जो कांग्रेस करती थी उसके पहले 10 डिमांड लेके जाना, 2 को बनवा लेना, 8 को वापस ले आना और उनकी स्तुति गाते रहना, ये काम देश के क्रांतिकारियों को स्वीकार नहीं था। और वो चूंकि ये स्वीकार नहीं था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस कांग्रेस को आज़ादी का कारण बता रहे हैं और जिन 2 लोगों को, नेहरू और गांधी को, अरे क्रांतिकारियों की इतनी लंबी श्रृंखला, इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने असंख्य लोगों का बलिदान, जिनको बाद में इतिहास में कोई स्थान भी नहीं मिला, और ये अपॉर्चुनिस्ट अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड 2 लीडर, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी, अंदर बैठ करके आराम से बुक्स भी लिखते थे। जेल देखनी थी तो वीर सावरकर की देखते ना, जेल देखनी थी तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की देखते ना, जेल देखनी थी तो असंख्य, बहुत मात्रा में जो क्रांतिकारी जेलों में थे, उन जेलों का क्या हाल था, किस ढंग से उनको फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया जाता था। इनको तो, नेहरू और गांधी को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेरा ये कहना है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, आप जब ये सारी मेरी श्रृंखला को सुनेंगे, मैं तो राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आने वाला हूं, मैं तो लगभग 800,000 साल का समय लेने वाला हूं, और ऐसे अनेक उन अज्ञात मौन तपस्वियों को आपके सामने लाने वाला हूं, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। हाँ, मैं कह रहा था, एक कोई व्यक्ति, जो एक लीडर, कांग्रेस का लीडर, जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, एक कांग्रेस का लीडर इस पूरे कार्यकाल में अंग्रेज की गोली से मरा हो, एक नाम ढूंढ के ले आना मेरे सामने। एक व्यक्ति जो अंग्रेजों की गोली से मरा हो, लीडर, कांग्रेस का लीडर, और एक कांग्रेस का लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, कोई भी कांग्रेस का नहीं था। एक अंग्रेज के द्वारा शुरू की गई कांग्रेस, और आज जिस अंग्रेजन के हाथ में, इटली की महिला और उसके पप्पू के हाथ में जो हालत देश की बना के रखी हुई है, वो गद्दारों के साथ कहीं भी खड़े हो जाते हैं। आज मेरा विषय वो नहीं है। जितेंद्र नाथ मुखर्जी को हम कल फिर स्मरण करेंगे और इस नैरेटिव से बाहर निकलें, उनको स्मरण करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको लोगों के सामने लाएंगे जिनको बुला दिया गया है। ये सारा कार्य अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा ये प्रयास, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।